बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक बहुत अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, मैं पिछले 3 दिनों से काम कर रहा था यूनान में जो किश्ती डूबी है और जिसमें बहुत सारी जानें ज़ाया हुई हैं। उस पर मैंने दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से इसके जितने शवाहिद हासिल कर सकता था कोशिश की और हासिल किए और उन सब को कंपाइल करके अब आपके सामने गोश गुजार कर रहा हूँ। मैं बात करूँगा कि ये यूनान में किश्ती कैसे डूबी। ना तो ये पहला वाक़या है और ना ही मैं इस बात की गारंटी कोई भी दे सकता है कि ये आखिरी होगा, लेकिन ये क्यों, कैसे और कब तक ये रहेगा, इस पे बात करेंगे। और ये मौत के मुसाफिर लीबिया गए कैसे, इस पे बात करेंगे। और मज़ीद कितने हज़ार पाकिस्तानी अभी रास्ते में हैं इस मौत के मुसाफिर, जिनको हम कहेंगे कितने हज़ार पाकिस्तानी और कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ये भी आपको बताएंगे। किश्ती कैसे डूबी या डुबाई गई, हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या, इस पे भी पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। मुसाफिरों की तादाद को क्यों छुपाया जा रहा है और दरअसल वो कितने थे, ये भी आपको बताएंगे। और किश्ती में हादसे से पहले, एक्चुअल हादसे से पहले क्या कुछ हुआ, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, उस पर पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में सैयद मोहम्मद जमील साहब होंगे एथेंस, ग्रीस से, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इमिग्रेशन एंड असाइलम एक्सपर्ट हैं, एक सोसाइटी के वहाँ प्रेसिडेंट हैं, अपना चैनल रन करते हैं यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, और उर्दू टीवी, उर्दू रेडियो, और यूरोप में, पाकिस्तान में जाने पहचानते हैं, बड़े सीनियर साफ़ी हैं। वो भी वहाँ से हमारे साथ होंगे और उनकी एक्सपर्टीज जो है ना, वो ये इमिग्रेशन, असाइलम और ख़ास तौर से ह्यूमन ट्रैफिक पे इनकी बहुत गहरी नज़र है। उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे कि एथेंस में इस वाक़े के बाद क्या पोजीशन है और हो क्या रहा है। साथ साथ हम आपको आखिर में वो भी बताएंगे कि एक और कश्ती खोई है, बहुत बड़े बड़े चंद मुसाफिर उसमें हैं और उनकी तलाश में दुनिया क्या कर रही है, उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और फ़र्क बताएंगे कि अमीर खोए तो क्या है और गरीब अगर मिसिंग हो जाए तो क्या फ़र्क है दुनिया में। आए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों आपको पता लगा होगा यूनान में एक कश्ती जा रही थी लीबिया से यूनान की तरफ। जब यूनान के करीब साहिल पे पहुंची तो पहले बताया गया 450 आदमी थे, 500 थे, 600 थे, 800 के करीब करीब मुसाफिर इसमें मौजूद थे, जो उसकी कैपेसिटी से डबल से भी ज़्यादा थे। ये तादाद क्यों छुपाई जा रही है, क्यों नहीं सही बताया जा रहा, इसकी सिंपल वजूहत जो है वो ये है कि लाशें नहीं मिल रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग डूब गए, डूबने के बहुत देर के बाद रेस्क्यू हुआ, इसलिए तादाद बता रहे हैं कम के 100-200 मिल गए, बाकी मिसिंग है, 200-300 मिसिंग है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी लाशें जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं वो अभी मिसिंग हैं। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी हमने सुना है कंटेनर में लोग जाते हुए सांस घुटने से मर गए, सर्दी से मर गए, रास्ते में मर गए, डूबने से मर गए, उनको गोलियां मार दी गई बॉर्डर पे। इस किस्म के वाक़यात होते रहे, लेकिन उन सब वाक़यात से ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। जब भी वाक़या होता है हुकूमत एक्शन लेती है और ह्यूमन ट्रैफिक के चंद लोगों को गिरफ़्तार करती है, कुछ दिन शोर शराबा होता है मीडिया में, फिर कोई और ख़बर आती है और वो दब जाती है और फिर ये काम शुरू हो जाता है। ये कोई 1, 2 या 3 लोगों का काम नहीं है, ये पूरी माफिया है, इसमें सब शामिल है, बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इस हादसे में जो लोग शहीद हुए, हादसे का शिकार हुए, वल्लाह आलम, उसमें ज़्यादातर तादाद कश्मीर, कोटली की है और उसके बाद गुजरात की है और उसके नवाई इलाकों में। वक्त मिला तो ये बताएंगे कि सिंध और कराची के लोग इसमें क्यों नहीं होते, अगर वक्त मिला तो इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन तादाद वहाँ की है, सादा की तादाद वहाँ की, इक्का दुक्का और कहीं के होंगे। वहाँ हर घर में मातम मचा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके प्यारे जो है वो जिंदा भी है कि नहीं। बहुत से वो ख़ानदान
जिनके बच्चे अभी मुसाफिर हैं, अभी रास्ते में हैं, वो भी परेशान हो गए हैं कि वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि क्या किया जाए। ये कैसे जाते हैं इतनी बड़ी तादाद में? पहले ईरान के रास्ते सुनते थे जाते हैं, फिर टर्की में हुआ, अब नई डेस्टिनेशन लीबिया है। कई हज़ार आदमी वहाँ जाते हैं। तो इमिग्रेशन वाले, FIA वाले वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको, क्या हम मान सकते हैं कि उनकी नज़र से कोई छुपता होगा? एक एक आदमी का पासपोर्ट 2-2, 3-3 जगह चेक होता है जब वो जाते हैं बायर। तो उसमें से कई लोग तो बायर भी गए हैं वीज़ा लेके, मुख्तलिफ वीज़ा लेके, कई मुख्तलिफ बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से गए हैं। ये बहुत ही मुश्किल हालात में जा रहे होते हैं और ज़िंदगी की जमा पूंजी बेच के जा रहे होते हैं। 20 से 25 लाख रुपए इनसे ये एजेंट लेते हैं। वो कैसे लाते होंगे? इनमें से बेशतर वो होते हैं जिनके ऑलरेडी रिश्तेदार वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो अपनी फैमिली को बुला रहे होते हैं, भाइयों को बुला रहे होते हैं, दोस्तों को बुला रहे होते हैं, और वो अपनी एक सुहाना ख्वाब देख के जा रहे होते हैं, जिनमें से बहुत कम का वो पूरा होता है। खैर, ये बात हम बाद में करेंगे। इसमें हुकूमत को बहुत अहम रोल इसमें अदा करना पड़ेगा अगर इसमें रुकते हैं। और जितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बहुत पहले सब कोई बात ढकी छुपी नहीं है, गुजरात के बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें मौजूद हैं, लेकिन कुछ सियासी वजूहत की बना पे, कुछ और वजूहत की बना पे उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। अगर इस तरह डाले जाएंगे तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, इसको आईनी हाथों से रोकना पड़ेगा। कश्ती कैसे डूबी? कश्ती डूबने से पहले क्या हुआ? एक तो ये बात क्लियर हो गई कि 400-500 आदमी नहीं थे, इससे डबल से ज़्यादा की तादाद में थे। और कश्ती के निचले हिस्से में पाकिस्तानियों को रखा गया था। उसकी जो तस्वीर आई है डूबने से पहले की, आपने देखा होगा, लोगों को सांस नहीं आ रहा, एक से एक मिला के उनको रखा गया हुआ था। 1 से 1.5 दिन पहले खाना ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो खाना कश्ती में था वो 300-400 आदमियों का खाना था, जिसको कि 700, 750, 800 आदमी खा रहे थे। खाना ख़त्म हो गया था, भूख मौजूद थी। कश्ती को 7 घंटे तक एक जगह पे रोका गया। जब यूनान में उनको पता लग गया ये आ रहे हैं, तो उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो उन्होंने रोक दिया, क्योंकि बहुत सख्ती हो गई है, वहाँ पे आने नहीं देते, गोली तक मारने का हुक्म होता है। अगर ये कोई 10, 12, 15 होते तो इनको, अब वो अरेस्ट भी नहीं करते, तो उनको वो कर देते। और बहुत सी डुबोई गई हैं, उन पर इल्ज़ामात हैं, वहाँ तहकीकात हो रही है। और मेरी नॉलेज के मुताबिक, अभी मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं कोशिश करूँगा जब जमील साहब से रब्ता हो तो उनसे कन्फर्म करूँगा कि वहाँ की आला अदालत ने भी इस पे कमीशन बिठाया, उसकी तहकीकात हो रही है कि ये कैसे डूबी। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को डुबोना ये एक ऐसा बड़ा क्राइम है जिसको कि दुनिया कभी माफ़ नहीं करेगी। कश्ती से हादसे से पहले क्या हुआ? बहुत सारी चमगुइयाँ हुई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हमने भी अपनी तहकीकात की और उसके ज़रिए हमें पता लगा कि कश्ती में डूबने से पहले ही कई लोग हलाक हो चुके थे, कई उसमें झगड़े हुए थे, और कई लोगों की हालत ऐसी थी कि वो मरने के करीब थे। अगर कश्ती रुक जाए समंदर में 6-7 घंटे, थोड़ी देरी रुक जाए तो वो सिकनेस फील होने लगती है, वॉमिटिंग, और फिर जब पेट में कुछ हो नहीं तो उनका क्या हाल होगा, ये शायद बहुत कम लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि समुद्र का सफ़र करके आए हों या कभी किया हो। तो वो बहुत ही बुरी हालत में थे और सांस तक नहीं आ रहा था। नीचे के लोग ऊपर जाने के चक्कर में लगे हुए थे, वो लड़ रहे थे, ऊपर और जगह नहीं थी। आप उसकी कश्मकश की, उसकी इंतहा को नहीं पहुँच सकते। इस दौरान कहा जाता है कि जब बहुत देर तक एक कश्ती एक जगह रुकी, उनको मज़ीद आगे आने की इजाज़त नहीं थी और उनको मुख्तलिफ फोर्सेस ने घेरा हुआ था, आगे से उनके निशाने पे थे, तो उनको खाना भेजा गया रेस्क्यू के लिए। वो जब खाना उधर पहुंचा है तो उसके बाद एक शदीद भगड़ वहाँ देखी गई है। उस भगड़ में कश्ती डिसबैलेंस हुई है और उसके बाद फिर वो जब कश्ती डिसबैलेंस हो जाए और इतने उसमें हो जाए और लोग गिरने लगे राइट से और लेफ़्ट से, तो फिर कुछ नहीं संभला जाता और उसके बाद ये डूब गई। कहा यह भी जाता है जो रेस्क्यू की टीमें जो उनको देख रही थी वो काफ़ी देर तक पहुंची, जो एक बहुत बड़ी मुजरमाना गफलत है। इसकी तहकीकात तब होगी जब वहाँ की हुकूमत इसकी तहकीक करेगी, तो पता लगेगा कि इसमें कितनी हकीकत है और उनको बचाने की क्यों नहीं कोशिश की गई, और जब बचाया इतने से लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में थे, तो क्यों नहीं बच सके और उनकी लाशें कहाँ हैं।
और रेस्क्यू का ऑपरेशन क्यों ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारे सवालात हैं जो कि जिनका जवाब अभी आना बाकी है, लेकिन एक सवाल तो ऐसा है जिसका जवाब हमने, आपने और हमारी हुकूमतों ने देना है कि ये लोग जाते क्यों हैं, इनको जाने क्यों दिया जाता है। कहाँ हैं वो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले, कहाँ हैं इमिग्रेशन वाले, कहाँ हैं FIA वाले, कहाँ हैं ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन। क्यों नहीं इनको रोकते, क्यों नहीं इनको यहाँ कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते कि यहाँ इनका गुजर बसर हो। ये मैं हैरान हूँ, 20-25 लाख अगर किसी को मिल जाए अपना कारोबार शुरू करे, यार यहाँ भी रोटी रोटी कमा सकते हो यार, क्यों जाते हो मौत के मुसाफिर। और उनके घर वालों पे भी मैं सलाम है हराम, वो क्यों नहीं रोकते। अब खुदारा मत जाने दो, देखो इसमें से क्या, वो टाइम गुजर गया जब पहुंच गया। अब इस तरह वहाँ जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मजीद अपने बच्चों को, जो कोई भी ये जा रहा हो, सारा लोगों का ये काम है, हर आदमी का, तमाम मीडिया का, तमाम एंकर्स का, तमाम चैनल का काम है कि इस पर प्रोग्राम करें और उनको एविडेंस दें कि बार अब मार दिया जाता है और आप वहाँ पहुँच भी गए कुछ कर करा के जिंदा, तो वो आपको वापस भेज देंगे। ये पैसा आपका ज़ाया चला जाएगा। आप लोग जो है अपनी रिस्क तलाश करने के लिए यहाँ कोशिश करें या फिर लीगल तरीके से जाएं। जो है इतने पैसों में अगर आप लीगल तरीके से भी जाने की कोशिश करें कहीं नौकरी लेके, तो वो भी मिल सकती है। खुदारा इन चीज़ों से छोड़ें। ख़ासतौर से माँ बाप को, बड़े बूढ़ों को, मोहल्ले के लोगों को, सियासी लीडरान को चाहिए कि वो उनकी काउंसलिंग करें और बताएं कि अब ये सफ़र नहीं करें। और मज़ीद जो 3 से 4 हज़ार आदमी जो हमारे इस सफ़र में हैं, जो कुछ बहुत बड़ी तादाद में, मैं बावसूख ज़रा से बोल रहा हूँ, इस वक्त लीबिया में मौजूद हैं, टर्की में मौजूद हैं और कुछ ईरान में हैं, ये है, इनको वापस लाया जाए, वापस ला के जेलों में बंद ना किया जाए। वो पहले लुटे फुटे लोग हैं, उनको लाया जाए, उनको यहाँ बसाया जाए। और जो एजेंट हैं, चाहे वो कितने भी मजबूत क्यों ना हो, कितने भी, हमने देखा जब गवर्नमेंट पकड़ने में आती है, बड़े बड़े लीडरान को पकड़ के बंद कर देती है यार। तो इन चोरों को पकड़ने में यार क्या मुश्किल है आप लोगों को। इनको पकड़ो, इनसे पैसे लेके वापस इन गरीबों को दो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और हुकूमत खुद ऐसे लोगों के लिए कोई इस किस्म के प्रोग्राम लाएं, कुछ इस किस्म की स्कीम लाएं कि ये बाहर जाने के बजाय खुद कोई कारोबार करें, अपने पैरों पे खड़े हों। इतने लोगों को नौकरियां नहीं दी जा सकती, लेकिन कारोबार कराया जा सकता है। ये आपका काम है, ये हमारा काम है, ये मीडिया का काम है और इस पे हम सबको मिल के काम करना है। देखें ना, अभी एक कश्ती गायब है, आप सबको पता लगा होगा, एक सबमरीन जो लाखों डॉलर में जिसका टिकट खरीद के 4-5 बहुत अमीर आदमी, जिसमें एक पाकिस्तानी बहुत बड़ी फैमिली का एक बच्चा भी है, हमें उनसे भी हमदर्दी है। अल्लाह ताला उनको भी साथ खरीद के वापस लाए। 2 दिन हो गए मिसिंग, कहते हैं 4 दिन की ऑक्सीजन है। अभी सबमरीन को ढूंढ रहे हैं। वो टाइटैनिक को देखने गए थे, वो टाइटैनिक को देखने गए थे कि वो समुद्र की गहराई में कम है, वो सबमरीन उनको ले जाती थी, इससे पहले भी लोगों को ले गई है और दिखाती है, वो लाती है। अपना अपना शौक़ होता है, बड़े लोगों के बड़े शौक़। वो जनाब गया, वो मिसिंग हो गए। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां उनको ढूंढने में लगी हुई हैं। लाखों डॉलर, लाखों पाउंड उसमें खर्च हो रहे हैं उनकी तलाश में। समुद्र की गहराइयों में उन्हें ढूंढा जा रहा है, सबमरीन के ज़रिए, आबदोज़ों के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए, जदीद मशीनरी के ज़रिए उनको ढूंढा जा रहा है। और वो जो गरीबों की लाशें हैं, वो जो मर गए हैं बेचारे कश्ती में डूब के, उनके तलाश का काम भी बंद हो गया है। क्या फ़र्क है, क्या डबल स्टैंडर्ड है दुनिया का। हम अपने लोगों को रोते हैं, ये यूरोप का डबल स्टैंडर्ड है, ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े चैंपियन उनकी मिसाल देते हैं, ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए कि 4 लोगों को ढूंढने के लिए लाखों डॉलर खर्च करो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे देंगे दोबारा, अगर इंशाअल्लाह जिंदा मिल गए, वो मेरी तो दुआ है वो भी मिल जाए, वो दे देंगे पैसे और उससे बड़ा नाम भी होगा, वो भी होगा। मगर भाई उन गरीबों को ढूंढने के लिए भी तो कुछ करो, शायद कोई उनमें से मिल जाए, कम से कम लाशें ही मिल जाए, उन गरीबों को पता लग जाए कि किसके बच्चे थे, क्या थे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है दुनिया का जो हमने आपके सामने पेश किया, जो वजूहात थी जो हमने आगे पेश की। कोई सब शामिल है भाई, इसमें सब शामिल हैं। हर एक को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हर एक के गिरद दायरा तंग करना चाहिए। और ये ऐसे नहीं होगा, ये प्रेशर करना पड़ेगा आपको, हमको, ह्यूमन राइट्स वालों को। ये है आपका काम, असल ये काम है आपका। इस पे आवाज़ उठाएं और इस बात को जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं।
हमारे साथ सैयद मोहम्मद जमील साहब हैं जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं और अभी एथेंस में हैं और वो प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी के, मैंने आपको बताया, अपना उर्दू टीवी और रेडियो वहाँ से रन करते हैं और बहुत गहरी नज़र है इनकी ह्यूमन राइट्स पे और उस पर। आप उनसे हम चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सारे पाकिस्तानी आपको सुन रहे हैं और इस साने में बहुत गमज़दा है। पाकिस्तान में एक सानिया की तरह ये है, क्योंकि बज़ाहिर तो यहाँ पे तादाद 400-500 बताई जा रही थी, लेकिन कई हज़ार ऐसे घराने हैं जिनके बच्चे अभी इस मौत के सफ़र में हैं, वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। वो कहीं टर्की में है, कहीं लीबिया में है, जिनको जाना है, तो वो सब परेशान है, पता नहीं ये उनका बच्चा है कि नहीं। तो आप ज़रा बताएंगे इस वाक़े में, यूनान में, क्योंकि आप उधर ही हैं, करीब से देखा है, कोई तादाद सही बता सकते हैं कि कितनी है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आप इतनी अच्छी कावश कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम जो है वो अप्रिशिएटेड है, और यही हमारा फर्ज है कि हम लोगों को सही प्रॉपर अवेयरनेस दें, और सोशल मीडिया इस वक्त बहुत की रोल पे कर रहा है। तो आपके सवाल की तरफ आता हूं कि ग्रीक कोस्ट गार्ड और यूरोपियन जो वो हैं उनकी तमाम रिपोर्ट्स और जो 9 इजिप्शियन पकड़े गए हैं, जो आज उनकी पेशी थी, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई, और उसके मुताबिक 796 लोग इस शिप पे सवार थे। माय गॉड। ये टोटल जो है इजिप्ट से ये शिप चला था, वहां का ये शिप है उन्हीं लोगों का, और इजिप्शियन ही आगे जो फर्दर पाकिस्तानियों से और दूसरे एजेंटों से रिलेटेड थे। इजिप्ट में तो सवार हुए, उसके बाद फिर ये लीबिया गया, और लीबिया से फिर इसने मेजॉरिटी में वहां से लोडिंग की, जिसमें पाकिस्तानी, फलस्तीन, सीरियन, इजिप्शियन ये सब शामिल थे। अच्छा, जमील भाई ये बताइएगा कि कुछ ये भी क्या सारियाँ हैं, अफवाहें हैं कि ये कश्ती डूबी नहीं, डुबाई गई है, इसमें कि वहाँ की कोस्ट गार्ड का भी कुछ अमल दखल ऐसा देखा गया है, माजी में भी वाक़यात हुए हैं। ऐसा मुमकिन है कि इतनी बड़ी तादाद को देख के भी कोई इस किस्म की कार्रवाई की गई हो कि ये डूबे? नहीं, ये बिल्कुल क्या सराहियां हैं, और आपको मालूम है कि जब भी कोई ऐसे वाकयात होते हैं उसमें डिसइंफॉर्मेशन, अपनी अपनी क्या सराहियां सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे लोग करते हैं, लेकिन इस वाकये के ठीक 4 दिन पहले एक और कश्ती इसी तरह डूबी, और कोस्ट गार्ड और हमारे इन लोगों ने उनको बचाया, रेस्क्यू किया बकायदा। ये हो ही नहीं सकता कभी भी। क्यों? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ ग्रीस ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो इंडिपेंडेंट उसकी हाई लेवल पे कोऑर्डिनेशन और उसकी इंक्वायरी कर रही है, और उसमें बकायदा यूरोपियन यूनियन के वो शामिल है। और आपको मालूम है कि उसके इर्द गिर्द जितने शिप गुजर रहे थे उनके जो वीडियोस हैं, और जो इनकी ऊपर जो थे वहां से हेलीकॉप्टर से और जितना मवाद है वो इकट्ठा किया जा रहा है, और एक एक मूवमेंट जो शिप की थी, और जो स्टेटमेंट है, और उसमें जो 12 पाकिस्तानी बचे हैं जो यहां पर कैंप में हैं, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, उनके बयानात, और उनको सबको एनालिसिस किया जा रहा है, और अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। लेकिन लेट्स से तहकीकात हमें मुकम्मल होने दे। उसमें यूनाइटेड नेशन ने भी आज बयान दे दिया है, यूरोपियन यूनियन ने, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, और हमारे सफीर पाकिस्तान मोहतरम आमर आफ्ताब कुरैशी साहब, पहली घड़ी से उनकी पूरी टीम जो है वो 24 घंटे इस पे काम कर रही है। ग्रीक गवर्नमेंट और तमाम उन लोगों से राब्ते में है, और जैसी कोई नई अपडेट आती है वो फौरन प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं ऑफिशियली। 4 प्रेस रिलीज उनकी अभी तक आई हैं, जिनमें उन 12 पाकिस्तानियों के नाम, कहां के थे,
वो भी ऑलरेडी मौजूद है। आप पाकिस्तान एम्बेसी एथेंस ग्रीस की साइट पे जाएं और तमाम प्रेस रिलीज वहां पर मौजूद है। उन ऑफिसर्स के नाम, मोबाइल नंबर उन पर मौजूद है। पूरी दुनिया से वहां आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। उसके बाद उनकी ईमेल मौजूद है। उसके बाद उन्होंने डीएनए के लिए 104 इसमें से रेस्क्यू किए थे, जिसमें से खुशकिस्मती से 12 पाकिस्तानी बचे और बाकी की डेड बॉडी जो है वो सर्द खाने में एथेंस के पड़ी हुई है, लेकिन वो शनाख्त के काबिल नहीं है। अब उनके डीएनए के लिए सफारत खाना ने कोड नंबर जारी किए हुए हैं कि उनके लवाकीन जो हैं वो पाकिस्तान में जहां जहां डीएनए की लेबोरेटरीज है वहां जाकर सबसे पहले वालदैन, उसके बाद बच्चे, अगर खुदा ना खास्ता जिनके वालदैन नहीं है तो फिर उनके सके बहन भाई, और किसी का नहीं। वो डीएनए कोड नंबर लिखे हुए हैं कि किस किस्म के डीएनए चाहिए, वो पता होगा लेबोरेटरी वालों का, और वो रिपोर्ट्स जो हैं वो सफारत खाने के उस मेल और उनके व्हाट्सएप पे वो भेजें, ताकि यहां पर वो टैली करके, और इंशाअल्लाह ताला सफारत खाने ने ये ऐलान किया है, सफीर साहब ने, कि जैसे जैसे डेड बॉडीज की शनाख्त होगी हम अपने खर्चे पे उन तमाम डेड बॉडीज को जल्द से जल्द उनके लवाकीन तक पहुंचाएंगे। अच्छा जमील भाई, एक बात ये भी बहुत सुनने में आ रही है, बल्कि ये तक गया है जो लोग बच गए उनकी जो यहाँ बात हुई है, जो कुछ एजेंट पकड़े भी गए उधर, ये कश्ती 7 घंटे से रुकी हुई थी, ये क्या खराब हो गई थी या उसको आगे आने की इजाज़त नहीं थी? फिर इसको जो है कोई खाना सप्लाई किया गया, कोई फूड सप्लाई किया, उसके बाद कोई भगड़ मची है, उसके बाद ये डिसबैलेंस हुई है, इस किस्म की कोई चीज़ अभी तक सामने आई है कोई पिक्चर के? एक्चुअल हुआ क्या अंदर? नहीं, अपना ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा तल्लक शिपिंग से है और मैं इन चीजों को वो बहुत अरसे से कवर कर रहा हूं। और भी बोट्स और शिप्स जो हैं जाते हुए जो हुए हैं, इसमें आपको पता है कि ये पुराने, बिल्कुल पुराने और खराब शिप खरीदते हैं सिर्फ एक ट्रिप के लिए, और बस जैसे ही बंदे उतारे ये शिप डिबो देते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा रिकवर कर लिया होता है। और ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और जैसे इसमें से ये हुआ कि जो कप्तान शिप का था उसमें से 2-3 आदमी पहले ही अपनी बोट्स लेकर तो वो उतर गए और शिप को बेजारो मददगार छोड़ दिया। ये चीजें सामने आ रही है। उसकी वजह से टेक्निकली शिप खराब हुआ, और जो बराबर शिप जा रहे थे उन्होंने करीब पूछा कि भाई आपको पानी या ये चीजें चाहिए, तो उन्होंने हेल्प की। कोई कोस्ट गार्ड या कोई ऐसा सरकारी शिप नहीं गया, ये साथ में गुजरने वाले शिप्स की ये सारी चीजें थी, वो सामने साथ हुए उनके। तो जाहिर है पहली बात, किसी ने नहीं डुबोया। आप ये बताएं कि देखें, कोई भी गाड़ी हो, ट्रक हो, कोई भी, उसकी एक लिमिट होती है वजन की। और अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक पुराना बेकार शिप, वो जनाब उस पे 100 बंदा नहीं पूरा आता, 200 नहीं आता, तो आप 796 आदमी, इंसानी जाने उस पर आप भेड़ बकरियों की तरह लोड कर रहे हैं अपने पैसों की खातर, और सिर्फ उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। तो उसने तो डिसबैलेंस होना था। और एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आप ही के प्रोग्राम को दे रहा हूं। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, ग्रीक मीडिया ने आज सुबह खबर नशर की है, और ये जो 9 इजिप्शियन है, इनका जो बयान आया है उनमें से एक का, बाकी सब ने तो इनकार किया है कि हम खुद पैसे दे के जा रहे थे, लेकिन एक ने जो बयान दिया है कि वहां पर जो नीचे टैंक होते हैं ना, वहां पर पाकिस्तानी थे तकरीबन 300 से ऊपर। उनमें से 250 पाकिस्तानियों का झगड़ा हुआ है इनके इजिप्शियन के साथ, खाने पीने पे, पानी पे, जाहिर खत्म हो गया था बिल्कुल, और प्यासे थे। उस वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसमें से 6 से 8 पाकिस्तानी कत्ल हुए हैं, और बाद में इन्होंने नीचे उन टैंक्स में उनको लॉक कर दिया है, अंदर बंद करके बाहर से ताला लगाया है। और फिर ये जो है डिसबैलेंस हुआ है ये जहाज, और ये बिल्कुल एकदम से उलट गया है। और जाहिर है कि जो बंदे अंदर बंद है कैबिन्स में और टैंक्स में, वो तो अंदर बंद है, वो तो बाहर उनकी लाशें आ ही नहीं सकती। लेकिन आज
3 लाशें और मिली हैं। अब इनकी तादाद जो है वो 3 और बढ़ गए हैं और बहुत गली सड़ी है। तो अब कोई ऑपरेशन जारी है, उसको रोका नहीं गया, तो वो तलाश जारी है। और जहां ये शिप डूबा है, आप ये अंदाजा लगाएं कि वो ये पीलोस जो यूनान कालामाता शहर से 45 नॉटिकल समंदरी जो माइलेज है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ग्रीस और इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके ऊपर 5 से 6 किलोमीटर गहराई है, जहां कोई गोताखोर, कोई बड़े से बड़ा सिस्टम जो है वो नहीं जा सकता। बड़ी अच्छी आपने ऐसी तस्वीर खींची कि मुझे तो लगा कि मैं खुद ही उस शिप में हूँ और डूबता हुआ देख रहा हूँ। जमील भाई, बड़ी आपकी मेहरबानी। आखिरी एक सवाल कि आप पाकिस्तानी को क्या मैसेज देंगे कि ग्रीक में ऐसा क्या है जो ये लोग उधर आना चाहते हैं, आप उनको बताएं। उधर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ आके 20-25 लाख रुपए दे के उधर आ रहे हैं। इससे अच्छा नहीं है ये अपने मुल्क में ही इससे पैसों में रोजगार करें। ग्रीक के खुद माली हालात अच्छे नहीं है, ये लोग क्यों जाते हैं? कुछ पाकिस्तानियों के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने प्रोग्राम में लाइव, हर हफ्ते लाइव पूरी दुनिया में देखा सुना जाता है। मेरा इमिग्रेशन का प्रोग्राम होता है और मैं अपील आपके तबस्सुत से, आपके इस अच्छे प्रोग्राम के तबस्सुत से पूरे पाकिस्तान को, उन फैमिलियों को खुदा के लिए पैसे देकर, जदादे बेचकर, जेवर भेड़ बकरियां बेचकर, पैसे देकर अपनी मौत बच्चों की मत खरीदे। कुछ भी नहीं है, बहुत सख्त कवानीन है यूनान में, वो दौर खत्म हो गया है। और आपके लिए अच्छी खबर यह है, आप तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि यूनान और पाकिस्तान का मुआहदा सरकारी तौर पर जल्द होने वाला है। 25 जून को इलेक्शन है यूनान में। नई हुकूमत के आते ही वो मुआहदा 2-3 माह में मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उस पर लीगल, कानूनी तौर पर इनको मैन पावर की जरूरत है। एग्रीकल्चरल वीजे चाहिए, टूरिज्म में वीजे चाहिए, मैन पावर चाहिए। आप लीगल तौर पर उससे कम पैसे देकर खुदा के लिए आए, गैर कानूनी तरीकों से मत आए। यूरोप में कहीं भी कोई असाइलम भी पाकिस्तानियों के खास तौर पे रिजेक्ट हो जाएंगे, हो रहे हैं। क्योंकि 2009 में जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, यूरोपियन यूनियन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, मुआहदा हुआ तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तानियों को वापस लेने का। तो इसलिए इस मुआहदे के तहत तमाम गैर कानूनी तारकिन वतन जो पाकिस्तानी हैं, उनको अपने मुल्क में जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया जाता है और कर दिया जाएगा। इसलिए इंतजार करें। लीगल, कानूनी तौर पर पूरे यूरोप में वीजे खुलने वाले हैं। मैन पावर की बहुत जरूरत है, लेकिन खुदा के लिए कानूनी तौर पर आए। और हमारी हुकूमत से अपील है कि खुदा के लिए ऐसे कामों में 6-8 माह हो गए हैं। साजिद तूरी साहब जो ओवरसीज मिनिस्टर है, वो मेरी दावत पर यूनान तशरीफ लाए और मिनिस्टर इमिग्रेशन से मुलाकात हुई और इस मुआहदे को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारी हुकूमत देखे 6 माह हो गए हैं, अभी तक उसको फाइनल, अभी पिछले हफ्ते बड़ी मुश्किल से काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है, लेकिन अभी तक वो मुआहदा यहां नहीं पहुंचा ग्रीक मिनिस्ट्री में। तो ये अगर हालत है तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी हमारे मुल्क से? इस तरफ गवर्नमेंट तवज्जो दे। ये की है हमारे मैशत के लिए, हमारी बेरोजगारी के लिए। तो खुदा के लिए एक आखिरी पैगाम कि लिबिया में इस वक्त 4 से 5 हजार पाकिस्तानी वहां बैठे हुए हैं। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि वो भी इसी तरह वहां से कोई शिप आए और इनकी लाशें मिले, उनको किसी तरीके से वापस लाए और उन एजेंटों से उनके पैसे वसूल करके दे? बस मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो जानों से जो जान गंवा बैठे हैं, अल्लाह पाक उनकी माफ़रत करे और पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। और सफारत खाना ने ऐलान किया है यूनान ने कि जैसे जैसे डेड बॉडीज मिलेंगी उनको हुकूमत अपने खर्चे पे इमीडिएटली उनके लवाहिकीन के पास जो है वो भेजेगी। जमील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मालूमात दी और पाकिस्तानियों की काउंसलिंग भी की। अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा और आपसे हम राब्ते में रहेंगे इंशाअल्लाह, फिर आपसे बात करेंगे। एनी टाइम गुड लक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। ओके, अल्लाह।
आप लोगों ने सुन लिया, जो जो बातें हमने की थी उसको उन्होंने और मज़ीद कंफर्म कर दिया। हमने मुख्तलिफ ज़राए से किया था, लेकिन इनकी बात बहुत अथेंटिक है क्योंकि ये वहाँ मौजूद हैं, वहाँ एथेंस में मौजूद हैं और ख़ुद इनकी बड़ी गहरी नज़र है इस पे। और ये था आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, अपना दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये प्रोग्राम आप हर जगह हर घर में पहुंचाएं ताकि इनको ये बात पता लगे जो जमील साहब ने की, जो हमने की, और अपने बच्चों को ना भेजें। और हुकूमत को चाहिए जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त लीबिया गवर्नमेंट से, करके कोशिश करके उनको किसी भी तौर पे वापस लाएं। अल्लाह हाफ़िज़।